गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, लेकिन क्या रीजन है कि गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप के गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही है। $1 मतलब लगभग 85 रुपीज है। ये कौन बैठ के डिसाइड कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में जो सारी की सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को छोड़ के $US को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए राजी हो गई। और सबसे बड़ी चीज कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि ये जो एक पेड़ की छाल से बना एक नोट का टुकड़ा है, इसके लिए लोग ऑफिसेज में, दुकानों में जाकर 8-8, 9-9 घंटे काम करने लगे। इन सारी चीजों का जो जवाब है सिर्फ एक ही चीज में है कि ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मान लीजिए आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप कहते हैं कि इसको मैं 100 रुपये में बेचूंगा, और आपके दरवाजे पर 1000 लोग आकर खड़े हो जाते हैं उस फोन को खरीदने के लिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस फोन का प्राइस 500 कर दोगे। अब उसके बाद भी अगर 100 लोग उस प्राइस में लेने के लिए रेडी हैं तो आप प्राइस बढ़ाते रहोगे। एटलीस्ट तब तक बढ़ाओगे जब तक एक आदमी इंटरेस्टेड ना हो आपके फोन को आपके दिए हुए प्राइस में खरीदने के लिए। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट के दुकान पर जाते हो, वहाँ देखते हो कि सेब का रेट ज्यादा है और केले की रेट कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब का कलर बहुत अच्छा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। आपने 1.5-2 साल पहले सुना होगा कि प्याज की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्याज की कमी हो गई है और उसका जो प्राइस सेट करने वाला है वो वही कर रहा है जो हमने अपनी सेकेंड हैंड फोन में की थी। मान लो एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और एक कार की प्राइस 1 लाख रुपये रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो कार जाके खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो या तो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। फिर एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। अब लोगों के पास भी पैसा हो गया है और मार्केट में बहुत सारा पैसा हो गया है, तो उससे होगा ये, जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे इस बार 1000 लोग आएंगे या फिर उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। अब जो कंपनी कार बना रही है वो वही करेगा जो हमने किया था अपना सेकेंड हैंड फोन बेचने के टाइम में। वो तब तक प्राइस बढ़ाएगा जब तक 100 लोग खरीदने वाले बचेंगे। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था। अपनी इकोनॉमी को सही करने के चक्कर में उसने नोट छाप छाप के लोगों में बांटना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी सुधरने के बजाय बर्बाद हो गई थी और लोग बोरी भर भर पैसा लेकर ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे इस तरीके से टॉफी लेने जाते थे। तो गवर्नमेंट के सिर्फ नोट छाप देने से महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तब होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ती है। और अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से पैसे छापती रहेगी तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जब प्राइस बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप इसे सही से देखो तो एक तरह से जो आपका रखा हुआ पैसा है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। इन्फ्लेशन 5% है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो चीज आपको 100 रुपये में मिल रही है हो सकता है वो पहले 95 रुपीज में मिल रही होगी। अगर आप हिस्टोरिक डेटा उठाकर देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि किस तरह से साल दर साल महंगाई ने लोगों की जेबें खाली की है। फाइनेंस में हर एक चीज घूम फिर कर डिमांड एंड सप्लाई पे आके रुक जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये जो पैसा है ये क्या है। अभी आगे आपको इस एक कंसेप्ट से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो कोई आपको पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हैं या फिर कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करते हैं, वैल्यू देते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो उसके बदले में कोई सामान देता है। तो एक तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू। और टाइम टू टाइम पैसे को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम में लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी वैल्यू ज्यादा हो। जैसे कि गोल्ड। एक टाइम पे आके गोल्ड को लेकर ट्रेवल करना, गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहाँ पे आपको अपना गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को जाके गोल्ड डिपॉजिट करें, उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट टेक केयर करेंगी और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसे कोई प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। और उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको गोल्ड ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है।
फिर आगे चल के ये जो रिसिप्ट थी यही पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि आप इसे लेकर इंडिया में कहीं पे भी जाओगे, जितना अमाउंट इस पे लिखा है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज और करेंसी में यही फर्क होता है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया ये साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि हर कोई ट्रस्ट करता है। जब नोटबंदी हुआ था तब गवर्नर ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था, और जैसे ही अपना वचन वापस लिया था 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। अब कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नर के वादे पे पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो उस केस में क्या होगा? यूएस और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज पे ट्रेड होगा? आप यूएस से कुछ खरीदने जा रहे हैं और उनसे आप सामान लेने के बाद ये कहोगे कि ये ग्रीन कलर का नोट है, इसको हम लोग रुपीस बोलते हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो वो क्यों मानेंगे? और वैसे ही हम उनके डॉलर को क्यों मान लेंगे? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम पे हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिसपे हर कंट्री को विश्वास हो। अब मान लो आप यूएस डॉलर से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपको जरूरत है रसिया से ट्रेड करने की, तो रसिया कह रहा है कि हम यूएस डॉलर नहीं लेंगे। तो फिर ये हुआ कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ही ट्रेड करने के काम आएगा, क्योंकि कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिसमें सबका विश्वास हो। अब आपके एरिया में जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगा, जो ग्रोसरी वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, तो इस तरीके से तो आपको हर करेंसी में कमाना होगा। लेकिन उस टाइम पे एक चीज अच्छी थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन इतना गोल्ड और सिल्वर ट्रेड के लिए इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। तो ये अटैच करने का क्या मतलब हुआ? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपये है, मतलब कि कोई अगर 20 रुपये लेकर आएगा तो उसके बदले में उसको 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो 20 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और 20 रुपये जो है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली $2 जो है वो बराबर हो गया 20 रुपये के। अगर हमें $1 की वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। उसके बाद दो कंट्री जब ट्रेड करने गई तो दोनों को एक दूसरे के करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट करा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ट्रेड करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले जब हम उन करेंसी को बदलने जाएं तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने में केपेबल हो। और ऐसा करके कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम था। अब आप कहोगे ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम था वो इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया? और हटाया भी गया तो फिर डॉलर को क्यों बेस बनाया गया? देखिए, जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े, और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज अपने गोल्ड की बेसिस पे जो करेंसीज थी उनसे हथियार खरीदने लगी, और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वार लड़ने का जुनून था इसने कंट्री बाय कंट्री गोल्ड और पैसा सारा खत्म किया। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुई तो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज के पास जो बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहाँ से और करेंसीज कहाँ से प्रिंट होगी? इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे सारी कंट्रीज ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। लेकिन फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस बार कंट्रीज लिटरली कर्जे में डूब चुकी थी, और यूएस ने इस टाइम में हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छापती थी और ट्रेड करती थी, और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहाँ से हो पाएगा? और
और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की। इसको लेकर कंट्रीज मीटिंग करती है 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में IMF और IBRD ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। IBRD का काम था जो कंट्रीज वॉर में खत्म हो गई है उनकी मदद करे, उनको रिबिल्ड करे, इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और IMF का पर्पस था कि कंट्री आपस में ट्रेड कर सके। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज US डॉलर में ट्रेड करे। अब US डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि US इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो US गोल्ड की वैल्यू की डॉलर बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सके। और सेम डे US ने ये भी अनाउंस किया US डॉलर को कोई भी हमारे पास लाके गोल्ड ले सकता है या फिर गोल्ड लाके US डॉलर ले सकता है। और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू उन्होंने $35 रख दिया। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्सेज में अच्छी होती है तो वो यहाँ पे ये कर सकती है कि US के साथ एक्सपोर्ट करके वो अपनी डॉलर की रिजर्व बढ़ा सकती है। और डॉलर का रिजर्व होना यानी कि गोल्ड का रिजर्व होना जो वो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। ये एक तरीका बन गया ट्रेड करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को सुधारने का। ऐसा कर करके US डॉलर एक तरह से हर कंट्री का रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व्स हो गए और ये एक तरह से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। अब इसमें हुआ ये कि वियतनाम वार स्टार्ट हुई US के साथ। उसमें US की इकोनॉमी भी डीप करी। US ने US गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा डॉलर्स प्रिंट किए और उधर बाकी कंट्रीज की भी इकोनॉमी सुधर रही थी। 1965 में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अपनी नेवी भेजी और US को डॉलर देके शिप के रास्ते से गोल्ड वापस ले आए। और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यही चीज फॉलो करी। और अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रखे थे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रहे थे। तो US का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में US के प्रेसिडेंट ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब अब डॉलर को गोल्ड से और गोल्ड को डॉलर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व्स डॉलर में थे तो कंट्रीज की मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम होती है, ये डिसाइड कौन करता है? 1947 में $1 बराबर था ₹1 के। आज के टाइम में ये $1 ₹85 के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की एक करेंसी होती है और अगर आपको किसी कंट्री का सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहाँ का कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन US या यूरोप के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको US डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, फिर हम खरीद पाते हैं। ये चीज आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि आपके बैकएंड में बैंक ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज में, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंट्री की करेंसी की रेट ऊपर जाएंगे। अगर एक ब्रेड का पैकेट इंडिया के अंदर ₹10 का है और एग्जैक्टली सेम ब्रांड का ब्रेड का पैकेट US के अंदर $20 का है और हमें अगर एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना हो तो सिंपल तरीका ये है कि हम 10/20 कर देंगे। और ये एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जांपल मैंने बताया इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहां डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती है, जैसे सऊदी और US के बीच में फिक्स रहता है। $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है। जैसे मान लो आपने 3 से 5 की एक रेंज सेट की तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट तो चेंज होगा, लेकिन ना ही 3 से नीचे जाएगा और ना ही 5 से ऊपर जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।